नमस्कार, आप देख रहे हैं येस टीवी और मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यमुनानगर के होली हार्ट हाई स्कूल में, जहां का रिजल्ट 100% आया है और यहां के टॉपर्स ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए जानते हैं यहां के प्रिंसिपल सर से कि किस तरीके से सभी बच्चों ने इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। तो सर, सबसे पहले आपका येस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मौका दिया मुझे सामने आने का। और जो हमारे अच्छा परिणाम आता है वो एक बार नहीं हमेशा ही आता है। तो इस बार 18 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और जिसमें से 13 स्टूडेंट्स ने मेरिट में स्थान हासिल किया। और टोटली हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश मीडियम में टीच किए जाते हैं। अब मैं आपके सामने जानबूझकर इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है कि हम दिखाते हैं, हम रियलिटी में जो काम करते हैं तो वो अच्छा रहता है। बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो उसको समझो, खाली पढ़ना नहीं है कि आपने अपनी बुक्स क्रैम की और एग्ज़ाम दिया और छुट्टी। ये हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए जो अर्निंग होती है वो मानी जाती है कि एक जितना भी साहित्य या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में हमेशा फिट हो जाना चाहिए। तो इस बार क्या हमेशा ही ऐसे होता है। वैसे जो सबसे टॉपर था 96.4% मार्क्स थे उस बच्चे के। एंड मोर ओवर इट इज़ अ गर्ल स्टूडेंट। ख़ास बात यह कि फर्स्ट 3 टॉपर्स गर्ल स्टूडेंट्स ही हैं। लड़कियां हमेशा आपकी तरह बाजी मारती हैं। ये बड़े गर्व का विषय है हमारे भारत के लिए। आजकल लड़कियां ही हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। और सेकंड कोमल 94.8% एंड थर्ड थी सृष्टि 90.6%। इसके बाद भी 89.8% जो थी। फोर्थ पोजीशन पर भी लड़की है और फिफ्थ पोजीशन पर भी गर्ल स्टूडेंट है 88.8%। उसके बाद बॉयज़ हैं तो 13 स्टूडेंट्स मेरिट में यानी 80% एंड अबव। ओके। उसके बाद बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट बीमार हो गया था, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था प्रॉपरली, तो उसके 2 सब्जेक्ट में इसकी रीअपीयर है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ही बीमार था वो। अदरवाइज़ आज तक कभी भी हमारा रिज़ल्ट 100% से कम नहीं हुआ। और किसी भी बच्चे की सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न भी नहीं होती है। फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर ही मार्क्स होते हैं और मेरिट या फिर तो 2 ही कैटेगरीज होती हैं। तो सर, आपने बताया कि आपके स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, 96.4% से टॉप किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा से अक्सर से ही इसी तरीके से 95-96% की लाइन में टॉपर्स आते हैं? ऑलमोस्ट हमारे इस स्कूल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर आते हैं। परसेंटेज मैं नहीं कह सकता कितनी आती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में टॉपर होते हैं तो ये हमारा रिकॉर्ड है आज तक का। मैं एक बार की ऐसी बात भी बताता हूँ कि एक बार पहले 5 स्टूडेंट्स, मेरे पास रिकॉर्ड है यहाँ पर, मैं साथ लेके बैठा था कि आपको आना है इसलिए। तो फर्स्ट 5 टॉपर्स, ये देखिए 12-13 की बात है, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट टॉप, फर्स्ट 5 पोजीशंस। मैं न्यूज़पेपर वालों के पास गया था कि हमारे एक स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया है, तो उन्होंने कुछ देर के बाद मुझे फ़ोन किया कि सर सेकंड स्टूडेंट भी आपका है, देन थर्ड, देन फोर्थ। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस समय। उसके बाद फिर मुझे भी मॉरल बूस्टिंग हुई। मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी मेहनत और कराऊँ बच्चों को। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के अंदर दिमाग होता है, तो हमें उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हर साल ही हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहता है, एक ही बार नहीं जी। तो सर, इतना अच्छा रिजल्ट है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स तक यहाँ से आते हैं, तो इसका कारण क्या है? कैसे बच्चे इतना ज़्यादा मोटिवेट होकर इतना अच्छा स्कोर करते हैं? देखिए, मैं खाली अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा क्योंकि सेल्फ प्रेज इज़ नॉट गुड। तो हमारे यहाँ का जो भी स्टाफ है बहुत अनुभवी है और परमानेंट स्टाफ है। ऑलमोस्ट 10-10, 12-12 साल से टीचर्स जो आते हैं वो, क्योंकि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि उनको सीखने को भी मिलता है। माई सेल्फ MSc B.Ed और इससे पहले मैं इंजीनियर भी रहा हूँ और मैंने होम्योपैथी का एक डिप्लोमा भी किया हुआ है जिसके मैं वॉलंटियर सर्विस देता हूँ लोगों को। और बच्चों को भी यही चीज़ सिखाता हूँ कि जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा। आपके काम नहीं आएगा तो कम से कम हमारे समाज के काम आएगा, हमारे देश के काम आएगा। मैं पैट्रियोटिज़म में विश्वास करता हूँ। अगर आज सब लोग पैट्रियोटिज़म में विश्वास करने लग जाएँ तो हमारा देश चीन की तरह सबसे आगे रहेगा। चीन हालांकि सबसे आगे नहीं है, मैं गलत कह गई ये बात, लेकिन हमारा देश सबसे आगे रहेगा। थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक पैट्रियोटिज़म की भावना ज़रूर होनी चाहिए। हम कुछ भी करें ये सोच कर करें कि हम देश के लिए कर रहे हैं। ऑलमोस्ट स्कूल में देखता हूँ या कोई भी लोग जो काम करते हैं वो मनी माइंडेड होकर काम करते हैं। तो मैं इस स्कूल को मनी माइंडेड होकर नहीं चलाना चाहता, ना मैं इसको मनी माइंडेड होकर देखना चाहता हूँ। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, वो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, यह मेरा मानना है। और अभी तक कभी दिक्कत आई नहीं। लोग हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, हालांकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, फिर भी हमेशा मुझे पेरेंट्स का सहयोग रहा है। जो पेरेंट्स हमें मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम सब में देशभक्ति की भावना ज़रूर होनी चाहिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस सफलता का श्रेय आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, या अपने टीचर्स को? इसमें सभी का ही अपना अपना योगदान होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने सुना होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना ही हमारे टीचर सारे कुछ कर सकते हैं। जब तक बच्चे की इंटेंशन ना हो तो सबसे पहले हम बच्चे को जगाते हैं कि बेटा आपको पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। ये नहीं कि पढ़ के नौकरी ही ढूंढनी है। तो सबसे पहले काम है बच्चे को मोटिवेट करो। बच्चों का मोटिवेशन सबसे अहम भूमिका है। उसके बाद फिर पेरेंट्स को भी कन्विंस करो, उनको भी हमें अपने साथ लेकर चलना होता है। फिर टीचर्स को, क्योंकि मैं हेड हूँ तो मुझे ही सारा कुछ देखना है। फिर मैं अपनी भी ड्यूटी दूँ, ये नहीं कि मैं कुर्सी पर बैठा रहूँ सारा दिन। एक प्रिंसिपल को टीचिंग ज़रूर आनी चाहिए, एंड टीचिंग इज़ एन आर्ट, ये मैं मानता हूँ। मुझे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने के लिए दे दें, इवन संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। टीचिंग व्हाट वी कैन इम्पार्ट टू अदर्स, उसका लेवल देखना है कि उसको क्या आता है, ये नहीं कि मुझे क्या आता है। और मेरे पास कई टीचर आते हैं शुरू में जब इंटरव्यू देने आते हैं, बड़े छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं आते होते। तो थ्रू आउट जब तक वो सर्विस करते हैं हम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग क्लासेस भी चलती हैं, टीचर के लिए ट्रेनिंग होती है। तो फिर भी अल्टीमेटली मैं श्रेय अपने अनुभवी टीचर्स को देना चाहूँगा। बीच बीच में मैं भी क्लासेस लेता हूँ, मैं पॉलिश करने का काम करता हूँ। और प्रैक्टिकल का मुझे शौक़ है, सब टीचर से प्रैक्टिकल कराता हूँ। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये सारा इसका कारण है कि बच्चे अच्छे रहते हैं और आगे निकलते हैं। तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो सर आपके स्कूल मैनेजमेंट का क्या इसमें क्रेडिट जाता है और किस तरीके से सब टीम वर्क मिल करके करते हैं? हमारी स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हम इस मामले में भाग्यशाली हैं। एडवोकेट सुरेंद्र आहूजा जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हैं, पहले यमुनानगर होते थे, तो कभी स्कूल में फालतू दखल अंदाजी नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट ही करते हैं। स्कूल के लिए कुछ भी चाहिए तो फट से वो अरेंज कर देते हैं। उनको अभी तक शौक़ है, वो भी कभी टीचर हैं अपने ज़माने में, तो इसलिए उनको शौक़ है कि हमेशा स्कूल में अच्छी एक्टिविटीज़ हों। वो एक्टिविटीज़ पर बहुत बल देते हैं कि एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप की करो, बच्चों को अलग अलग तरह से उनको मोटिवेट करो। चाहे आप जितने भी फंक्शंस कराओ, पैसे अपने पास से खर्चो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों से उससे कुछ नहीं लेना। तो इस तरह से मैनेजमेंट का हमें पूरा सहयोग है। वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती नीलम चड्ढा हैं जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आजकल दुबई में हैं। वो कभी स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करते थे, बट अब वो मैनेजमेंट मेंबर हैं। तो मैनेजमेंट का हमें पूरा सहयोग है, हमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने देते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो अच्छे से चल रहा है, हमेशा हर चीज़ में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं। तो क्या क्या दिक्कतें आपको भी ये स्कूल रन करते हुए आती हैं और आप उनको किस तरीके से सामना करते हैं और किस तरीके से उनको टैकल करते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि हमें उनको कैसे टैकल करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। ये माइनर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम जो हमारी है सरकार के साथ है। आज 20 साल हो गए हैं इस जैसे स्कूल को, जहाँ की रिज़ल्ट 100% और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हमेशा रहते हैं। मान्यता के लिए सरकार के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हमारी 10th क्लास की मान्यता परमानेंट कर दें। आप देख सकते हैं आज सरकारी स्कूलों में क्या हालात हैं। सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद सरकारी स्कूलों के रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूलों के बराबर नहीं दे पाती है। सारे सरकारी स्कूल एक जैसे नहीं हैं, कुछ सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सरकारी स्कूलों में ना तो टीचर पूरे होते हैं, ना प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं, लेकिन सरकार पैसा भरपूर खर्च करती है। वो पैसा कहाँ जाता है ये सरकार जानती है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सरकार को कम से कम प्राइवेट स्कूलों को तंग नहीं करना चाहिए। इतने सिंपल, इतने साधारण नियम बना दें कि जो शिक्षा देना चाहता है, जिसमें शिक्षा देने की लगन है जिस विद्यालय में, उसको कम से कम एक चांस दें। कुछ साल तक उसको एक मौका दें कि आप इस बिल्डिंग को ऐसे कर लें, या ये प्रावधान आपके पास नहीं है वो कर लें, ये अरेंजमेंट कर लें। तो 2, 3, 4 साल, कुछ साल तो दें। तो 20 साल से ये मामला लटका हुआ है। आज तक जितनी भी सरकारें हैं ये सब ने लटका कर रखा है। लेकिन इस सरकार से, जब से हमारे माननीय यमुनानगर के जो हमारे कंवरपाल गुर्जर जी शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बार स्कूलों की जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करेंगे और प्राइवेट स्कूलों की ओर पूरा वो ध्यान देंगे। हम कई बार उनसे मिले भी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। अब देखना ये कि वो क्या करते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद ही लगा सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है कि आज के टाइम में शिक्षा सिर्फ रटने में सिमट कर रह गई है, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों के भी दिमाग में यही चीज़ डाल दी जाती है कि उसको रटना है, जबकि असल में प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है और प्रैक्टिकल में किस किस सब्जेक्ट्स में कराया जाता है? मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। MSc करके टीचर मेरे पास आते हैं तो उनको मैं पूछता हूँ
एमएससी मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो हंसने लग जाते हैं, सर ये तो छोटा सा प्रश्न है, सर्कल का एरिया सबको पता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, कोई अच्छे प्रश्न पूछो। बट माई क्वेश्चन इज़ दिस कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। यह आप हैरान हो जाएंगे कि 98% टीचर नहीं बता पाते हैं। मतलब जहाँ से रूट शुरू होता है, ये भी प्रैक्टिकल है किस्म का कि ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों बना है, तो हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताओ, अगर मैथ में भी कोई इंग्लिश का नया वर्ड आ जाता है उसका भी मीनिंग बताओ। बच्चों को समझ आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, खाली रटा नहीं लगाना है। रटा लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं, बच्चा एग्ज़ाम में लिख के आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे और ब्रेन वाश उसके बाद, भाई मैंने 10th पास कर ली, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ गया। हमारे जो टॉपर भी होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, ये फ़र्क होता है। और ख़ास करके हमने हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट रखा हुआ है। मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री आती है, तो वो बच्चों से ही हम सॉलिड्स बनवाते हैं कि आप डिब्बों को काट काट के बनाओ। हर एक बच्चा अपना कोई ना कोई सॉलिड ज़रूर बनाएगा, तो उसके थ्रू हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और आम सी चीज़ें जो घर पर हम यूज़ करते हैं, साइंस में यूज़ होती हैं, वो कोई भी टीचर नहीं बताता। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है स्टील। आप 10th तक किसी भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं, मेरा चैलेंज है, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ना कि स्टील क्या होती है, उनको यही नहीं पता होता कि स्टील क्या होती है, स्टील और लोहे में क्या डिफरेंस है, कोई नहीं बताएगा आपको। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, भाई कहाँ से आया फार्मूला, ये किसी को नहीं पता होता। तो इस तरह से हम गहराई में जाकर पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों की लगन और बढ़ जाती है। तो ऐसी बातें मिर्च मसाला लगा के, हमारा यही काम है कि बच्चों का इंटरेस्ट बनाना, सीधी बात है। जैसे गृहिणी है, एक अच्छा खाना बनाती है, तो मिर्च मसाला तो वही है, उतना ही लगना है, कितना किस सब्ज़ी में डालना है, कितना किस रेसिपी में डालना है, वो अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो स्वाद बढ़ जाता है। और किस समय पर डालना है, तो हम भी पहले बच्चे को पूरा तैयार करते हैं, उसको मिर्च मसाला लगा के अच्छी तरह से कि आपको पढ़ना है। वो खुद अपने आप से कहे कि सर हमें ये चीज़ पढ़ा दो, हमें ये समझा दो। दूसरी खास सामने एक चीज़ रखी हुई है अपने स्कूल में कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है और हमें नहीं आता तो हम साफ कह देते हैं बेटा हमें नहीं आता है। हाँ, सब टीचर भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि एक कल्चर बन जाती है। मैं खुद ऐसा करता हूँ तो मेरे टीचर्स भी ऐसे करते हैं। और कभी कभी हम बच्चों से भी पूछ लेते हैं, बेटा इसका मीनिंग आप बता दो, हमें नहीं आता। हमें बच्चों से पर्दा नहीं रखना। बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है कि प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, फ्लांस आ रहे हैं, कोई मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन खाली चेयर होल्डर हैं, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, खाली फीस आ रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं किसी प्रिंसिपल को पता ही नहीं होता। तो मैं उस तरह का प्रिंसिपल बन के नहीं रहता। यही कारण है कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे हो जाते हैं और ज़िंदगी में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहते हैं। हमारा जो सक्सेस रेशो है वो 98% है। 98% स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल। कोई 2% किसी मजबूरी में सक्सेसफुल ना हो पाए, तो हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मिलिट्री में जा रहा है। तो इसके लिए हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर जिस तरीके से, लेकिन अब ये कोरोना काल चल रहा है, पूरे स्टडी का पैटर्न ही चेंज हो गया है। जहाँ पर बुक्स खोल करके इस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के आगे बैठ करके पढ़ा जाता था, वहाँ पर अब मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक पेंडेमिक है, सबको पता है, मजबूरी है। पहले हम ही फ़ोन मना करते थे, अब हम ही कहते हैं कि बच्चों के पास फ़ोन होना चाहिए, लेकिन तब तक जब तक ये बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई स्कूल चाहे, टीचर चाहे, डिस्टेंस एजुकेशन अब नहीं, पुराना ओल्ड इंडियन कंसेप्ट है। पत्राचार का माध्यम तो यूनिवर्सिटी सारी चला रही हैं, ये पहली बार नहीं है। हमने शोर ज़्यादा मचा दिया है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वही घर पर भी पढ़ रहे हैं, बल्कि कई बच्चे तो उससे ज़्यादा समझ रहे हैं, उनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है स्कूल आने जाने का। आप देखो क्या होता है कि जब क्लास में हम पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है बाकी बच्चों के साथ। बाकी बच्चों को हमें धीरे धीरे समझाना है, तो उनका टाइम तो उल्टा वेस्ट हो रहा होता है। वो बच्चे जो अपर लेवल के बच्चे हैं, वो इस समय को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो घर पहले से अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल की तरफ से उनका मैटर अच्छा जा रहा है, वीडियोज़ के थ्रू उनको समझाया जा रहा है, या गूगल मीट की जा रही है, या कोई भी मीट की जा रही है, उनके डाउट्स दूर किए जा रहे हैं, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आ रही। अगर ऐसा नवंबर दिसंबर तक भी चले और बच्चे जन में आते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तब भी हमारा रिजल्ट यही रहेगा, बोर्ड जहाँ से मर्जी पेपर दे ले, ये मेरी गारंटी है। सर जिस तरीके से अब क्या होता है कि कई स्कूल जो 10th तक के होते हैं, वो सोचते हैं कि अब 10th कर ले, बच्चा हमारे पास से निकल गया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 10th क्लास क्लियर करने के बाद आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं, किस तरीके से करियर काउंसलिंग देते हैं कि आगे उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए? वसुंधरा जी, क्या है कि देखो, बच्चा जब 13 साल का होता है, जिसको हम 13 कहते हैं, वो टीन एज में आ जाता है, और लगभग 9th क्लास में होते हैं बच्चे उस समय। तो ये जो करियर काउंसलिंग है ना, इसमें सोचता हूँ कि सबसे मेन चीज़ बच्चे के लिए यही है। जिस बच्चे की करियर काउंसलिंग नहीं शुरू की आपने, और एक दिन 2 दिन का काम नहीं है कि मैंने बुलाया, अपनी करियर काउंसलिंग की फ़ीस ली और उसको भगा दिया। 2 साल लगातार हम उसको पूछते हैं कि आपने क्या बनना है, क्या कर सकते हो,
वैसे हमें पता भी होता है क्योंकि टाइम टू टाइम को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। मेरे पास 2 वर्ड नहीं है कि बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर या इंजीनियर। देयर आर अबाउट 200 प्रोफेशंस। आप भी समझते हैं, आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल हैं कि लगभग 200-300 प्रोफेशंस हैं दुनिया में जिनको हम अपना सकते हैं। तो मैं हर एक प्रोफेशन के बारे में जानकारी इकट्ठी करता रहता हूँ और फिर 2 साल लगातार पढ़ाता भी हूँ और मोटिवेशनल लेक्चर इस तरह की ज़्यादा देता हूँ, क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपने IAS बनना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट अच्छा पढ़ना चाहिए। तो ये हमारी 2 साल लगातार करियर काउंसलिंग चलती है और जब बच्चा 10th पास करके जाता है तो ही और शी इज़ एबल टू डिसाइड कि मुझे आगे क्या सब्जेक्ट लेने हैं और क्या करना है। बाकी स्कूलों में मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं 10th में उसको इस काबिल बना देता हूँ कि 10th में ही वो अपना डिसीजन खुद करता है, किसी के कहने से डेविएट भी नहीं होता। अभी हाल ही का एक उदाहरण महिमा वर्मा है, उस बेटी ने मैंने उसमें देखा कि उसमें सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसको मकान बनाना, उसकी सेटिंग करना और सिविल इंजीनियरिंग के सारे काम अच्छे लगते थे। उसकी ड्राइंग भी अच्छी थी क्योंकि 8th 9th 10th में कहीं ना कहीं ड्राइंग का रोल आता है। अगर हम करवाते हैं, मैथ्स में होती है ड्राइंग, 8th में भी है कि प्लान बनाना किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑलमोस्ट टीचर कराते नहीं क्योंकि ड्राइंग हर एक को नहीं आती होती। क्योंकि मैं इंजीनियर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैं खुद उस चैप्टर को करवाता हूँ। तो उससे पता चल जाता है कि किस बच्चे के अंदर ड्राइंग का रुझान है, वो ड्राइंग अच्छी समझ सकता है, तो वो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए उसको, ऑब्वियस है। तो उन बच्चों को फिर हम देखते हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल किस फील्ड में जाना चाहिए, फिर वो देखते हैं। तो इस तरह से सॉर्टिंग करते करते एक फाइनल स्टेज पर हम हर बच्चे को बता देते हैं, पेरेंट्स को बुला के भी बताते हैं कि इसको इस फील्ड में जाना है, इसको और स्पेशल एजुकेशन दिलवाओ इसके लिए। अगर कोई बच्चा सिंगिंग अच्छी करता है तो मैं चाहता हूँ वो सिंगर बने। तो 9th से जैसे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है म्यूज़िक, तो हम उसको चाहते हैं कि म्यूज़िक के लिए बच्चा, उसके पेरेंट्स नहीं मानते फिर उनको समझाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को समझाना भी एक कला है, बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ता है। मानते नहीं है कि म्यूज़िक में बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अब बहुत सारे बच्चे आगे 10th के बाद भी म्यूज़िक ले रहे हैं और वो सिंगर बनने की उनकी इच्छा है, तो प्रभु करेंगे बनेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे यस टीवी के माध्यम से आप हमारे सभी दर्शकों को ये मैसेज दें कि अब आपके स्कूल का तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते हैं रिज़ल्ट में और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, और वो ये सोच लेते हैं वो किसी के काबिल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन्हें कुछ सलाह दें, कुछ मोटिवेशन दें, कुछ मैसेज दें। एक बड़ी आम सी बात है, सब ने सुनी होगी कि जो गिरता नहीं उसको चलना भी नहीं आता। बचपन में हम कई बार गिरे होंगे तो फिर हमने चलना सीखा। जब हमें असफलता का मौका नहीं मिलता तो सफलता भी हमें नहीं हासिल होती, ये मेरा मानना है और मैंने अपने जीवन में ये देखा हुआ है, खुद का अनुभव है। तो इसलिए जब किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कम है, वो कुछ कर ही नहीं सकता दुनिया में। ऐसी कोई मेजर, मार्क्स इज़ नॉट ए मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये बड़ी पक्की बात है। वो ठीक है, एक स्कूलों में होड़ लगी हुई है, मैं भी कोशिश करता हूँ मेरा बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, स्टेट टॉपर आए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसको समझ आ जाता है, उतना ही काफ़ी है। और 10th के बाद भी जाग जाए, मैं कहता हूँ 10th में फेल भी हो गया तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको दोबारा रीअपियर हो, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत थी उसको अच्छी तरह स्टडी करे, किसी अच्छे टीचर से कोचिंग ले। एक कम पढ़ा लिखा टीचर भी कई बार अच्छा पढ़ा सकता है। मैंने देखा कि +2 पास होने वाले बच्चे भी 10th वाले बच्चों को बहुत अच्छा समझा लेते हैं और MSc वाले नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि MSc ऑलमोस्ट क्रैमिंग है, वो नीचे की चीज़ें छोड़ के, जिसको कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़, वो काम होता रहता है, सब क्रैम कर करके दिमाग को अपना ख़त्म कर लेते हैं। मेरे पास इंटरव्यू जब देने आते हैं टीचर, मैं बता रहा हूँ आपको, 10th क्लास के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के, व्हाट इज़ नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये परिभाषाएँ वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं हमें अभी तैयारी नहीं की है। आप देखो ना, 2nd क्लास से लेकर और BA तक, BSc तक हम ये चीज़ें रटते रहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इंग्लिश में भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? इसका मतलब हमने रटा और अगली क्लास आते ही भूल गए, फिर रटा फिर भूल गए। तो वो एक काम है कि हम एक चीज़ में पानी डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसको अच्छी मेहनत नहीं माना जाता। हमें इंटेलिजेंटली, स्मार्टली मेहनत करनी है कि एक चीज़ को इतना अच्छी तरह समझा दो बच्चों को, और बच्चों को चाहिए कि वो समझ लें कि हमें बार बार उस चीज़ को मत करना पड़े और आगे और सोचें, उससे और एडवांस में पढ़ें। और बल्कि जैसे PhD करते हैं ना, हर विषय को PhD की तरह पढ़ो, मार्क्स ओरिएंटेड होकर मत पढ़ें। बच्चों को फिर कह रहा हूँ, मार्क्स कम आते हैं, 70% आते हैं, 60 आते हैं, 40 आते हैं, तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने लक्ष्य एक बना कर रखो कि मैंने क्या करना है। 10वीं क्लास कोई एंड नहीं है, उसके बाद ज़िंदगी बहुत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं कम पढ़े लिखे बच्चे बिज़नेस में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर ब्रेन तो है ना। तो कभी भी किसी बच्चे को निराश नहीं होना, ये मेरा संदेश है। और माता पिता को भी धैर्य रखना है। बच्चे को कभी, मैंने एक लेक्चर सुना था, एक सचदेवा जी हैं, सरदार जी, मुझे नाम नहीं याद रहता उनका, वो मोटिवेटर हैं।
और तब से मैंने अपने पास ये गांठ बांध ली कि किसी बच्चे को ये नहीं कहना कि तू नहीं कर सकता। पेरेंट्स भी आते हैं, उनको मैं समझाता हूँ मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पढ़ना नहीं हैगा, ये नहीं करना, ऐसी बातें करते हैं। जब वो पहले ही कह रहे हैं इसने पढ़ना नहीं है, नहीं नहीं उसके दिमाग में घर कर जाती है। तो पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स के ही हैं, मैं अपने भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो कभी ना मत कहें कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, ना उसके मन में भर जाती है। बच्चों को ऐसे नेगेटिविटी मत भरें उनमें, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं इनको कि तुम ये कर सकते हो, तुम करोगे, उनका सहारा बने, उनको मोटिवेट करें। इसी के साथ ही मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मौका दिया। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे यस टीवी को दिया। देखते रहें यस टीवी। नमस्कार।